और जितना ये चैप्टर है छटाक भर का 10 मिनट इसको रिवाइज करने में लगते हैं। तो भाई अगर 5 मिनट रिवाइज करके आप नीट जैसे एग्जाम में 4 नंबर ले आते हैं तो इससे बढ़िया क्या हुआ। इस पूरी पृथ्वी में या किसी भी क्षेत्र में जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव उपस्थित हैं उनका प्रकार और संख्या आप ले लीजिए, इसी को विविधता कहेंगे। अंग्रेजी में जब आप नाम लिखेंगे, हिंदी में तो कैपिटल स्मॉल जैसा कुछ है ही नहीं। हिंदी जो है छोटे बड़े का भेद नहीं करती, ये सिर्फ इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई शब्द संस्कृत से लिया गया है, मान लीजिए लैटिन भाषा में वो शब्द था ही नहीं, संस्कृत का शब्द है, फ्रेंच का शब्द है, डोगरी का शब्द है, तो क्या किया जाएगा, उसका लैटिनीकरण कर दिया जाएगा। हेलो बच्चों, नमस्कार, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार इस माइंड मैप सीरीज में। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड यानी कि जीव जगत के बारे में। हाँ जी दोस्तों, चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। समझ रहे हैं आप, जीव जगत। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कहना तो बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी कि इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ आपके सिलेबस में है और आप जानते हैं कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो या तो एनसीईआरटी से होते हैं या एनसीईआरटी ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है ना। तो चैप्टर तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, और जितना ये चैप्टर है छटाक भर का 10 मिनट इसको रिवाइज करने में लगते हैं। 10 मिनट में से 5 मिनट ये डिसाइड करने में लगता है कि रिवाइज करें या ना करें, और 5 मिनट में चैप्टर रिवाइज हो जाता है। तो भाई अगर 5 मिनट रिवाइज करके आप नीट जैसे एग्जाम में 4 नंबर ले आते हैं तो इससे बढ़िया क्या हुआ, है ना। तो ये जो चैप्टर है, सवाल इससे भी पूछा जाता है। जनरली एक ही सवाल आता है, कभी 2 आ जाए तो फिर आप लट लेके मेरे पीछे ना पड़े कि सर आपने कहा था एक ही सवाल आएगा, तो 2 आ गए, और अच्छी बात है भाई, है ना। 2 आ जाएंगे, हम लोग 2 सवाल सही कर लेंगे। पूरा चैप्टर माइंड मैप के द्वारा रिवाइज करेंगे, जैव विविधता से शुरू करेंगे और फिर वर्ग की संवर्ग तक अपन जाएंगे। तो जीव जगत या लिविंग वर्ल्ड, इसमें भी कुछ चीजें डिलीट की गई हैं। अगर आप नई वाली एनसीईआरटी देखेंगे तो नई वाली एनसीईआरटी में क्या हुआ है बेटा, जो सजीवों के लक्षण थे वो पार्ट आपको देखने नहीं मिलेगा, और आखिरी में जो वर्ग की सहायता साधन यानी कि जो टेक्सोनॉमिकल एड्स थे, इसमें कुंजी यानी कि की था, जूलॉजिकल पार्क था, बोटेनिकल गार्डन था, फ्लोरा था, वो सब हटा दिया गया। ठीक है, वो अपन नहीं आज रिवाइज करेंगे। अपने इसको माइंड मैप में क्या करना है, जितनी चीजें अभी सिलेबस में है वो पढ़ने वाले हैं। विविधता मतलब डाइवर्सिटी, वेरिएशन, कितनी सारी अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, कह रहा है जीव जगत में विविधता किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, वो आपका गांव हो सकता है, आपका जिला हो सकता है, आपका प्रदेश हो सकता है, आपका देश हो सकता है, आपका महाद्वीप हो सकता है, पूरी दुनिया हो सकती है, पूरी पृथ्वी हो सकती है। इस पूरी पृथ्वी में या किसी भी क्षेत्र में जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव उपस्थित हैं उनका प्रकार और संख्या आप ले लीजिए, इसी को विविधता कहेंगे। अगर आप पूरी पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो पृथ्वी पर जो टोटल जीव हैं उनकी संख्या और प्रकार, वो क्या कहा जाएगा, पृथ्वी की जैव विविधता कही जाएगी। जैसे जैसे आप क्षेत्रफल बढ़ाते जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा यह एक निश्चित सीमा तक है। मैं स्टार बना रहा हूं यहां पर, एक निश्चित सीमा तक आप क्या देखेंगे, या जनरली क्या होता है कि जैसे जैसे आप और ज्यादा एरिया एक्सप्लोर करते जाएंगे, जैसे जैसे आप क्षेत्रफल बढ़ाते जाएंगे, तो क्या होता जाएगा, जीवों की संख्या और प्रकार बढ़ते जाएंगे, यानी कि जो जैव विविधता है वो बढ़ती जाएगी, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होती जाएगी। पृथ्वी पर बहुत सारी स्पीसीज उपस्थित हैं, बहुत सारी स्पीसीज तो अभी खोजी भी नहीं गई हैं, लेकिन टोटल स्पीसीज जो अभी तक खोजी जा चुकी हैं, जिनका वर्णन किया जा चुका है, जिनको डिस्क्राइब किया जा सका है, ठीक है, उन स्पीसीज की संख्या है 1.7 से 1.8 मिलियन। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, यानी कि 17 से 18 लाख। कुल स्पीसीज में से 17 से 18 लाख स्पीसीज ऐसी हैं जिनका क्या हो चुका है, हमने खोज चुके हैं, उनके बारे में उनका वर्णन कर चुके हैं, उनके कैरेक्टर कैसे हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, वो क्या खाते हैं, सब हो चुका है। अब इतने सारे जीव हैं, हर एक को अगर अलग अलग नाम देते फिरेंगे तो इतने सारे तो नाम हो जाएंगे, और फिर हर किसी का नाम याद रखना या उसको लिखना वो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो लोगों ने कुछ नियम बनाए, और ऐसा नियम बनाया कि वो पूरी दुनिया पे लागू हो। क्योंकि नाम का क्या है ना, जैसे अगर आप बैगन की बात करें, बैगन, तो बैगन का क्या है, उसको संस्कृत में क्या कहते हैं, वृंतकम कहते हैं, ठीक है ना। अगर आप उधर बंगाली में देखें तो बेगुन कहते हैं, ठीक है ना। इधर एमपी में और कुछ हमारे उत्तर प्रदेश में भाटा कहते हैं, भंटा बोल देते हैं ऐसे झांसी की तरफ, ठीक है ना। राजस्थान में तो भाटा पत्थर को बोलते हैं, बाकी जैसे बैगन को आप भाटा बोलते हैं, ब्रिंजल बोलते हैं, एग प्लांट बोलते हैं, ठीक है, बेगुन बोलते हैं, वृंतकम बोलते हैं, मराठी महाराष्ट्र में देखें तो वांगा बोलते हैं। तो इतने बड़े सारे नाम हो गए, ठीक है। अब ये इंडिया के अंदर की बात है भाई जी, आप बाहर चले जाओ, फ्रेंच में और नाम होगा, डच में और नाम होगा। तो इसकी वजह से लोगों ने सोचा कि फिर तो बड़ी समस्या हो जाएगी, तो क्यों ना हम सब लोग मिलकर कुछ ऐसे नियम कायदे कानून बनाए जो पूरी दुनिया में लागू हों। चाहे आप भारत में देखें, चाहे आप पाकिस्तान में देखें, चाहे आप
फ्रांस में देखें, चाहे आप अमेरिका में देखें, चाहे आप इजराइल में देखें, चाहे आप कहीं पर भी देखें, पूरी दुनिया में क्या होगा, एक ही नाम चलेगा और उसके लिए कुछ नियम कायदे कानून बनाए जाएंगे। तो वो जो रूल बुक बनाए गए, वो जो कोड डिसाइड किए गए, मुख्यतः दो कोड एनसीईआरटी आपको बताती है। एक है आईसीबीएन और दूसरा है आईसीजेडएन। आईसीबीएन का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर और आईसीजेडएन का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। यानी प्लांट से संबंधित जो कोड हैं उन्हें क्या कहेंगे, आईसीबीएन, और एनिमल जंतुओं से संबंधित जो कोड है उसे कह दिया जाएगा आईसीजेडएन। अब इसमें जो द्विपद नाम पद्धति है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, उसको स्टेब्लिश करने का काम किया महान लिनियस ने। लिनियस जो है एक बहुत ही महान वैज्ञानिक, मेरे बहुत पसंदीदा। लिनियस ने क्या किया, बहुत सारी स्पीसीज के नाम लिखे। आज भी कभी जब आप पढ़ते हैं पूरा नाम तो उनके बाद में ऐसे लिखा रहता है, ऐसे एल लिखा रहता है और या फिर LINN लिखा रहता है, ठीक है ना। तो उसका मतलब क्या है कि ये नाम जो है लिनियस ने ही दिया था और एकदम सही नाम था, आज तक उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। मान लीजिए मैं कोई एक स्पीसीज डिस्कवर करूं या मुझे मेरे आसपास कोई स्पीसीज डिस्कवर हो, मैं उसका नाम दूं, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए मैंने उसका कुछ भी नाम दे दिया, जैसे आप कई बार क्या करते हैं, बेवकूफ़ी हरकतें करते हैं, बेवकूफ़ी भरी हरकतें करते हैं। तो मान लीजिए मैं आपका नाम दे दूं आप बेवकूफियाना, है ना, आप बेवकूफियाना, ऐसे मैं मान लीजिए नाम दे देता हूं। बाद में क्या हो जाएगा, मेरे नाम का जो पहला अक्षर है ए, वैसे जो है शॉर्ट में लिख दिया जाएगा, या ARJ ऐसे शॉर्ट में लिख दिया जाएगा। तो महान लिनियस ने यह पद्धति विकसित की और उन्होंने बताया कि इसमें दो दो जो है पद होते हैं, द्विपद नाम ही है उसका। एक होता है वंश नाम, एक क्या होता है, वंश नाम, और दूसरा होता है जाति संकेत पद। एक क्या होता है भाई, वंश नाम, और दूसरा होता है जाति संकेत पद, ठीक है। द्विपद नाम का मतलब क्या है कि दो पद होंगे, एक होगा वंश नाम, ठीक है, यानी कि जेनेरिक नेम, क्या होगा भाई, जेनेरिक नेम, और दूसरा क्या हो जाएगा, जाति संकेत पद, यानी कि स्पेसिफिक इपीथेट, स्पेसिफिक इपीथेट, जाति संकेत पद हो जाएगा भाई। ये चीज आप याद रखिएगा। भाषा जो चुनी गई, लोगों ने कहा एक ऐसी भाषा चुनी जाए जो लगभग मृत प्राय है, यानी जिसमें अब बहुत ज्यादा परिवर्तन संभव नहीं है। तो द्विपद नाम पद्धति के लिए जो भाषा का चुनाव हुआ वो भाषा थी लैटिन भाषा, ठीक है जी। भाषा कौन थी, लैटिन भाषा। लैटिन भाषा एक मृत भाषा है और इसलिए इसका चुनाव हुआ। लिखने के लिए अगर आप देखें, लिपि जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं, फॉन्ट जो है वो यूज किया जाता है इटैलिक्स। इटैलिक्स, इटैलिक्स वो जो टेढ़ा टेढ़ा लिखते हैं, देखा होगा आपने जब आप बुक पढ़ रहे होते हैं तो जहां पर किसी का वैज्ञानिक नाम आता है प्लांट या एनिमल का, तो नॉर्मल अक्षर तो सीधे सीधे लिखे रहते एकदम ऐसे खड़े खड़े, लेकिन जब वैज्ञानिक नाम आता है किसी प्लांट एनिमल का तो वहां पर वो कैसे टेढ़ा टेढ़ा लिखा रहता है, तो वो इटैलिक्स फॉन्ट है। और ये कब है, जब आप इसको प्रिंट कराते हैं, जब आप छपाई करते हैं तो इसको किस में लिखते हैं, इटैलिक्स में लिखते हैं। लेकिन अगर वो हैंड रिटन है, अगर आप क्या कर रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं, हैंड रिटन है, हस्तलिखित है, तो फिर क्या किया जाता है, अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है। क्या किया जाता है भाई, अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है, याद रखिएगा। जैसे मैं आम के नाम से आपको समझाता हूं, आम जो है मैंगीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, इतना गैप नहीं देना होता है, ठीक है, लेकिन मुझे कुछ एक चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करनी, इसलिए मैंने इतना गैप लेके लिखा हुआ है। और फिर ऐसे शॉर्ट में लिख देंगे L फॉर लिनियस। अब इसमें ये जो आपने पहला शब्द लिखा है ये जेनरिक नेम यानी कि वंश नाम है, ये जो इंडिका है ये जाति संकेत पद है, और ये जो है ऑथर का नाम है, लेखक का नाम। लेखक का मतलब वह टेक्सोनॉमिस्ट, वह वर्गीकीविद जिसने क्या किया है, उस स्पीसीज का नाम दिया है। अब आप देखेंगे कि जो जेनरिक नेम है वो पहले लिखते हैं, जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो बाद में लिखते हैं। ये जो जेनरिक नेम है ये कैपिटल लेटर से शुरू होता है, हालांकि अंग्रेजी में ही होता है। अंग्रेजी में जब आप नाम लिखेंगे, हिंदी में तो कैपिटल स्मॉल जैसा कुछ है ही नहीं, हिंदी जो है छोटे बड़े का भेद नहीं करती, ये सिर्फ इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगा। तो अब हिंदी में आप ऐसे लिखो ना, मैंगीफेरा, और फिर इंडिका लिख दो, क्या चक्कर आ रहा है, कोई चक्कर नहीं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो नियम बनाए गए हैं जो हम हिंदी में भी रट रहे हैं, दरअसल वो इंग्लिश भाषा में जब आप नाम लिखते हैं तब है।
तो वंश नाम आप लिखते हैं कैपिटल लेटर के साथ, है ना। इंग्लिश में जो बड़ा अक्षर होता है उससे शुरू करते हैं, और स्पेसिफिक एपिथेट जो है जाति संकेत पद, वो आप शुरू करते हैं स्मॉल लेटर के साथ। ठीक है, ये क्या है वंश नाम, ये क्या है स्पेसिफिक एपिथेट, बाद में लेखक का नाम। ठीक है, कौन सी भाषा में लिखेंगे, लैटिन भाषा में। अगर कोई शब्द संस्कृत से लिया गया है, मान लीजिए लैटिन भाषा में वो शब्द था ही नहीं, संस्कृत का शब्द है, फ्रेंच का शब्द है, डोगरी का शब्द है, तो क्या किया जाएगा, उसका लैटिनीकरण कर दिया जाएगा, लैटिनाइजेशन कर लिया जाएगा। ठीक है ना, तो वो जो लैटिन ओरिजिन है उसी को दिखाने के लिए उसको तिरछा लिखते हैं। या अगर हाथ से लिखा जाए तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन कर दिया जाता है, अलग अलग अंडरलाइन कर दिया जाता है। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, उसको सेपरेटली अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, ये कैपिटल लेटर के साथ शुरू होगा और ये जो है वो स्मॉल लेटर के साथ शुरू होगा, याद रखिएगा। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, भाषा जो है वो लैटिन है, लिपि जब छापते हैं तो इटैलिक्स में लिखते हैं, अगर हैंड रिटन है तो अलग अलग अंडरलाइन करना पड़ेगा। पहला जो पद है वो वंश नाम यानी कि जेनरिक नेम होता है, दूसरा जो है जाति संकेत पद होता है। और ये जो लेखक है, इसको लेखक का नाम रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, यानी कि सीधे अक्षरों में। ठीक है ना, एकदम सीधे अक्षरों में लिखा जाता है। इसको हम टेढ़ा है पर मेरा है टाइप नहीं लिखते हैं, यानी कि इसको हम इटैलिक्स में नहीं लिखते हैं, इसको अंडरलाइन भी नहीं किया जाता है। तो ये आम का क्या है, वैज्ञानिक नाम हो गया मित्रों, आम का द्विपद नाम पद्धति से साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर हो गया। ठीक है, नॉमेनक्लेचर के बाद अब आप समझिए इतने सारे जीव हैं, उनको हमें व्यवस्थित करना पड़ता है, उनको अरेंज करना पड़ता है। जैसे अगर आप किसी केमिस्ट की शॉप में जाओ तो उनका अपना एक अलग अलग तरीका होता है। जैसे कुछ केमिस्ट क्या करते हैं भाई, आप देखिए, एक तो डॉक्टर लिखता बड़ी अजीब सी हैंडराइटिंग में है ना, उसके बाद वो तुरंत पढ़ते हैं, और उनके यहाँ जो वर्कर होते हैं मेडिकल स्टोर में काम करने वाले, वो तुरंत दवाई ले आते हैं। भाई जहां पे 1000 तरीके के ड्रग्स रखे हैं, ड्रग्स मतलब दवाई, वो नहीं जो तुम सोच रहे हो, जहां पे 1000 तरीके के ड्रग्स रखे हुए हैं, वो 2 से 3 मिनट में कैसे दवाई लेके आ जाता है, क्यों, क्योंकि उसे मालूम है। या तो उन्होंने क्या किया है, सारी बुखार की दवाइयां एक जगह रखी हुई हैं, पेट दर्द की सारी एक जगह रखी हुई हैं। नॉर्मली वो क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल मैनर में ड्रग्स को अरेंज करते हैं, कि जितनी भी दवाइयों के नाम ए से शुरू होंगे उनको यहां रखा जाएगा, बी से यहां रखा जाएगा, सी, और ऐसे जेड से। ठीक है, जैसे आप हैं, कई बार आप क्या करते हैं, जब आप जो है जैसे आप किसी दिन अपने रूम की सफाई कर रहे हैं, तो एक तरफ आप क्या करते हैं, अपनी स्टडी टेबल बनाते हैं, मतलब उसको सही से अरेंज करते हैं। स्टडी टेबल के आसपास एक अलमीरा होता है जहां पे आपकी किताबें रखी होती हैं, उनके मॉड्यूल्स रखे होते हैं। अब जैसे आप मान लीजिए कि आपका पहले नंबर का मॉड्यूल चल रहा है, तो उसको आप अपनी स्टडी टेबल के पास रखेंगे, जो बाकी के मॉड्यूल उनको कहीं ऊपर रख देंगे, क्योंकि वो तुरंत काम में नहीं आते। ठीक है, तो ऐसे ही क्या किया जाता है, इतने सारे जीव, या जैसे अगर आप केमिस्ट्री में देखें, जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, तो उनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उस बेसिस पर उनको पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, इस तरीके से व्यवस्थित किया गया है। तो ऐसे ही विभिन्न विभिन्न लक्षणों के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, जो इतने सारे जीव हैं इनको भी व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, वर्ग की यानी कि टैक्सोनॉमी, याद रखिएगा। इसके भी जो पितामह हैं, इसके भी जो बापू हैं, वो लिनियस साहब हो जाएंगे। ये टैक्सिस का मतलब ही होता है अरेंजमेंट। टैक्सोनॉमी 2 शब्दों से मिलकर बना, टैक्सिस और नोमोस, जिसमें टैक्सिस का मतलब है अरेंजमेंट, नोमोस का मतलब है रूल, यानी कि जानवरों को, यानी कि प्लांट्स को, यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, जो भी जीव जंतु पाए जा रहे हैं, इनको व्यवस्थित करने के जो नियम कायदे कानून है, उसे वर्ग की अर्थात टैक्सोनॉमी कहा जाता है। अब टैक्सोनॉमी में 4 स्टेप हैं, विशेषीकरण, पहचान, पहचान को अभिज्ञान भी कहते हैं, मैं बार बार पहचान बोलूंगा, विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण और नाम पद्धति। क्या, फिर से सुन लीजिए, विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण और नाम पद्धति। अंग्रेजी में कहेंगे कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। ठीक है, CICN। मान लीजिए आपको क्या करना है, आपने अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं पहले से, आपको 20, 50, 200, 250 जानवरों के बारे में, है ना, 1-2 हजार प्लांट के बारे में पता है, तो आपने प्लांट के ग्रुप बना दिए, जानवरों के ग्रुप बना दिए, फंजाई का ग्रुप बना दिया। फिर आप किसी जंगल में देखने गए, आपको वहां पे एक नया सा प्लांट मिला, तो आप क्या करेंगे, पहला थॉट आपके बारे में क्या आएगा, आप देखेंगे कि वो प्लांट की पत्तियां कैसी हैं, या अगर उसमें फ्लावर है तो फ्लावर कैसे है। फिर अगर आपको अगर पहचान है तो आप खुद से ये काम करेंगे, या आपकी नजर में जो एक टेक्सोनॉमिस्ट होगा, जिसे आपको लगता है कि आपसे ज्यादा टेक्सोनॉमिक ज्ञान है, आप उसे फोन करेंगे या उससे मिलेंगे कि भाई हमने एक प्लांट देखा, वो ऐसा दिखा, हमने एक जानवर देखा, वो ऐसा दिखा। जैसे मान लीजिए कि आप एक जानवर के बारे में अपनी माता जी से बता रहे हैं कि मम्मी हमने एक जानवर देखा है, ठीक है,
दिन भर खाता रहता है, पढ़ता लिखता है नहीं, रील देखता रहता है ना, यूट्यूब चलाता रहता है, खूब टाइम पास करता है, दोस्तों के साथ शाम को 4-4 5-5 घंटे बाइक में टहलता है। मम्मी कहेंगे अरे बेटा ये तो तुम हो। तो पहले आपने क्या किया, पहले आपने कैरेक्टर बताए, पहले आपने क्या किया, उसमें जो कुछ एक सेट ऑफ कैरेक्टर उनको डिसाइड किया कि कोई प्लांट है तो उसकी पत्तियां ऐसी हैं, नुकीली हैं क्या या चौड़ी हैं, एकांतर रूप में लगी हुई हैं, सम्मुख लगी हुई हैं, वर्ल्ड तरीके से लगी हुई हैं। अगर फ्लावर आ रहा है तो कहां पर आ रहा है, एकदम टिप पर आ रहा है, अकेले रह रहा है फ्लावर या गुच्छे में रह रहा है ना। रूट वगैरह भी देख सकते हैं, रूट कैसा है, फाइब्रस रूट है क्या या फिर टैप रूट है। तो सबसे पहले तो आप कैरेक्टर डिसाइड करते हैं। अब आपको कैरेक्टर पता चल गए कि ऐसा 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 है, तो आप क्या करेंगे, बाकी के ग्रुप से मैच कराएंगे। अगर किसी ग्रुप में मैच हो रहा है तो उस ग्रुप में रख देंगे, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर एक नए ग्रुप को क्या करेंगे, आप बनाएंगे और उसमें रख देंगे। और जब आप ग्रुपिंग कर देंगे, यानी कि जब आप क्या करेंगे, उसका वंश नाम वगैरह डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि जब ग्रुपिंग करेंगे तभी तो वंश पता चलेगा। अगर आपको वंश नाम नहीं पता, अगर आपको जाति संकेत पद नहीं पता, तो आप नाम ही नहीं लिख पाएंगे। तो एक उसका वंश डिसाइड किया जाएगा, ठीक है ना। क्या डिसाइड किया जाएगा, वंश, जीनस, फैमिली, है ना। और फिर आप उसका क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे। वर्गीकी का कार्य करते समय जैसे आप वर्गीकी कर रहे हैं, ठीक है, टेक्सोनॉमी का काम कर रहे हैं, उसी में अगर आप विकासीय संबंधों को जोड़ दें कि कौन सी चीज कैसे डेवलप हुई है, ठीक है ना, विकासीय संबंध जो है उनको जोड़ दें, तो फिर उसे कह दिया जाता है वर्गीकरण पद्धति, यानी कि सिस्टमैटिक्स। देखिए, वर्गीकी को अंग्रेजी में कहते हैं टेक्सोनॉमी, वर्गीकरण पद्धति को कहते हैं सिस्टमैटिक्स। तो इनमें कंफ्यूजन मत रखिएगा। सिस्टमैटिक्स जो है वो लैटिन शब्द सिस्टेमा से बना है, जिसका मतलब होता है जीवों की नियमित व्यवस्था, जीवों की नियमित व्यवस्था। और यहां पर क्या है, अरेंजमेंट के रूल। घूम फिर के बात वही है, घूम फिर के भाई बात वही है। बस इसमें क्या होता है कि जब आप ये सब काम करते हो तो विकासीय संबंध को क्या करते हो बेटा, है ना, ध्यान में रखते हो। यानी कि वर्गीकी का कार्य करते समय, अर्थात विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण, नाम देते समय अगर आप विकासीय संबंधों के आधार पर यह काम करते हो तो इसे ही वर्गीकरण पद्धति यानी कि सिस्टमैटिक्स कहा जाता है। और लीनियस ने अपनी एक किताब, अपने पब्लिकेशन का नाम इसी वजह से क्या रखा था, सिस्टमा नेचर। क्या रखा था भाई, सिस्टमा नेचर रखा था। अब जब आप ग्रुपिंग करते हो तो आपके पास ना बहुत सारे स्तर होते हैं, बहुत सारे लेवल होते हैं, बहुत सारी यूनिट यानी कि इकाइयां होती हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी को गिफ्ट भेजा, ठीक है, या मान लीजिए आपने ऑनलाइन कोई चीज मंगाई, या जैसे आप सिलेक्ट हुए, फिर हम आपको विक्ट्री सेलिब्रेशन में बुलाएंगे, है ना। नेक्स्ट ईयर जब आप सिलेक्ट हो जाओगे एम्स या किसी बढ़िया कॉलेज में होगे तो आपको विक्ट्री सेलिब्रेशन में बुलाया जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आपको हम लोग गिफ्ट वगैरह भी भेजेंगे, टिकट्स वगैरह भेजेंगे। तो उसमें क्या होता है, जब हम वो सारी चीजें भेज रहे होंगे, आजकल तो ऑनलाइन हो जाता है, पहले डाक से चीजें जाती थी, चिट्ठी भेजी जाती थी। जैसे आज भी आप ऑनलाइन चीजें मंगा रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई किताब जो है ऑर्डर करी PW स्टोर से, तो उसमें आप अपना पूरा एड्रेस लिखते हैं। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ आप अपना नाम लिख देंगे और आप तक पहुंच जाएगी। आपके नाम के बहुत सारे लोग होंगे हिंदुस्तान में, आपके नाम के बहुत सारे लोग होंगे हिंदुस्तान में। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप रहते हैं नोएडा सेक्टर 62, तो सिर्फ इतना लिखने से भी काम नहीं चलेगा कि आप अपना नाम लिख दो और नोएडा सेक्टर 62 लिख दो। तो आप क्या क्या लिखते हो बताइए, आप अपना नाम लिखते हो, आप किस अपार्टमेंट कॉलोनी में रहते हो उसका नाम लिखते हो, उस अपार्टमेंट कॉलोनी में आपका मकान नंबर क्या है, फ्लैट नंबर क्या है वो लिखते हो, वो कोई फेमस गली है तो उस गली का नाम लिखते हो, उसके बाद आपका जो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है वो लिखते हो, डिस्ट्रिक्ट जो आता है वो लिखते हो, पिन कोड लिखते हो और स्टेट लिखते हो। ठीक वैसे ही जब आप टेक्सोनॉमी का काम कर रहे होते हैं तो ये एक स्टेप का काम नहीं होता है। टेक्सोनॉमी जो होता है वो एक स्टेप का काम नहीं होता, टेक्सोनॉमी एक मल्टीपल स्टेप पे होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है ना। जब आप क्या करते हैं, इनको अरेंज करते हैं तो एक पद में काम नहीं होता है। जैसे आप देखो आपके पास बहुत सारे अलग अलग यूनिट हैं, क्या है, किंगडम है, फाइलम है। अच्छा, फाइलम जो होता है वो अपन एनिमल के लिए यूज करते, एनिमल यानी कि जंतुओं के केस में फाइलम यूज किया जाता है, हिंदी में संघ कहा जाएगा, ठीक है, संघ समझ रहे हैं, फाइलम। और प्लांट्स के लिए भाग या डिवीजन शब्द इस्तेमाल होता है। उससे एक छोटी इकाई वर्ग, उससे छोटी इकाई गण, उससे छोटी इकाई कुल, उससे छोटी इकाई वंश, और सबसे छोटी इकाई होती है जाति। बहुत सारी जो संबंधित जातियां हैं
वह मिलकर वंश बनाती हैं, मतलब एक वंश जो है निर्मित करती हैं। बहुत सारे जो संबंधित वंश होते हैं वो किसी कुल के अंदर, फैमिली के अंदर आ रहे होते हैं। बहुत सारे जो संबंधित फैमिलीज हैं, जो कुल हैं, वो एक गण अर्थात ऑर्डर के अंदर आ रहे होते हैं। बहुत सारे संबंधित ऑर्डर वो क्लास यानी वर्ग के अंदर आ रहे होते हैं। अब अगर वो वर्ग प्लांट किंगडम के हैं तो बहुत सारे संबंधित वर्ग किस में आ जाएंगे, डिवीजन में, भाग में। और अगर वो एनिमल के हैं, जंतुओं के हैं, तो बहुत सारे संबंधित वर्ग जो हैं वो किस में आ जाएंगे, बताइएगा मुझे, संघ यानी कि फाइलम में आ जाएंगे। और ये जो संबंधित फाइलम का समूह है या फिर ये जो संबंधित वर्गों का समूह है, माफ कीजिएगा, भागों यानी कि डिवीजन का समूह है, वो जगत यानी कि किंगडम बनाएंगे। किंगडम जो है वो सबसे बड़ी कैटेगरी है। मैंने क्या बताया, जो वर्गीकी है वो एक स्टेप का काम नहीं, मल्टीपल स्टेप का काम है। तो उसमें अलग अलग कैटेगरी होती हैं। जो सबसे बड़ी कैटेगरी है वो है किंगडम, और जो सबसे छोटी कैटेगरी है वो क्या है, जाति। ठीक है, तो जगत है, संघ या डिवीजन है, फिर क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, वंश है, जाति है। तो इनको कह दिया जाता है कैटेगरी। क्या कह दिया जाएगा, इनको कैटेगरी कह दिया जाएगा। और एक शब्द यहां पर और होता है, या संवर्ग कह दिया जाएगा। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, या आप कह सकते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी या वर्ग की संवर्ग। तो कैटेगरी में अगर आप देखें, ये सारी चीजें जो भी दी गई ये सब तो कैटेगरी है। एक और टर्म होता है वर्गक यानी कि टैक्सॉन, वर्गक यानी कि टैक्सॉन। और जब बहुवचन में ये शब्द इस्तेमाल होता है तो फिर टैक्सा कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है भाई, टैक्सा कह दिया जाता है। तो कैटेगरी को जो वैज्ञानिक नाम दिया जाता है, कैटेगरी का वैज्ञानिक नाम, कैटेगरी को जो वैज्ञानिक नाम देते हैं, वैज्ञानिक नाम, वो वर्गक होता है। या ये जो वर्गक है इसी को आप कह सकते हैं वर्गिकी की इकाई है, यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी है, वर्गिकी की इकाई। अब समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। जैसे मैंने कहा फैमिली, तो कौन सी फैमिली, बताओ भाई कौन सी फैमिली। लेकिन अगर मैं कल को कहूं कि फेलिडी, या मैं कहूं मस्केडी, या मैं कहूं मैं ह्यूमैनिडी, या फिर मैं क्या कह सकता हूं आपसे, सोलेनेसी, कॉन्वलवलेसी, फैबेसी, लिलिएसी, पोएसी। तो इस तरीके से आपको पता चला कि जब आप फैमिली कह रहे हैं, कुल कह रहे हैं, तो ये एक संवर्ग है, यूनिट है, इकाई है, रैंक है, स्टेप है। लेकिन जब आपने देखा कि ये फैमिली के ऐसे कैरेक्टर हैं, कुछ वैज्ञानिक जो कारण है आपने उसमें जोड़े और फिर उसको एक नाम दिया। तो जैसे आपने कहा सोलेनेसी, तो सोलेनेसी एक वर्गक है। जैसे आपने कहा किंगडम, तो किंगडम क्या है, एक वर्ग की संवर्ग है। लेकिन आपने कहा किंगडम मोनेरा, तो वो जो किंगडम मोनेरा है, किंगडम मोनेरा, वो क्या हो जाएगा बताइए जरा, वो टैक्सॉन हो जाएगा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये सब क्या है, टैक्सॉन है। अगर एक है सिंगुलर फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो टैक्सॉन कहा जाएगा, बहुवचन में यूज कर रहे हैं तो टैक्सा कहा जाएगा। और आप यहां पर एक चीज याद रखिएगा, चाहे कोई कैटेगरी हो, चाहे क्या हो बेटा, कोई कैटेगरी हो, और या फिर वो टैक्सॉन हो, ये हमेशा क्या करते हैं, किसी एक रैंक, स्टेप, यूनिट या लेवल के बारे में बताते हैं। रैंक, स्टेप, यूनिट या फिर लेवल। आप कहोगे हैं सर ये क्या बात हुई, मैं समझाता हूं। चाहे आप कैटेगरी की बात करें, चाहे आप टैक्सॉन की बात करें, ये किसी एक रैंक, स्टेप, यूनिट या लेवल के बारे में बताते हैं। देखिए कैसे, रैंक, स्टेप, यूनिट, लेवल, ये तो एक ही बात है। जैसे मैंने कहा किंगडम, तो किंगडम क्या है, सबसे बड़ी कैटेगरी है भाई। मैंने क्या कहा, किंगडम, तो किंगडम ये कैटेगरी है, और ये क्या है, सबसे बड़ी रैंक है, सबसे बड़ा स्टेप है, सबसे बड़ी यूनिट है, ये सबसे बड़ा लेवल है। या मैंने कह दिया मोनेरा, तो मोनेरा भी क्या है, वो एक रैंक है, स्टेप है, यूनिट है, लेवल है। या फिर मैंने कह दिया किंगडम मोनेरा, वो भी क्या कर रहा है, किसी एक रैंक, स्टेप, यूनिट, लेवल के बारे में बता रहा है। आप अकेले बोले फैमिली, तब भी वो किसी एक रैंक, स्टेप, यूनिट, लेवल के बारे में बता रहा है। आप अकेले बोले सोलेनेसी, तब भी वो किसी एक रैंक, स्टेप, यूनिट, लेवल के बारे में बता रहा है। आप कहते हैं फैमिली सोलेनेसी, फैमिली सोलेनेसी, तब भी वो क्या कर रहा है, किसी ना किसी एक रैंक, स्टेप, यूनिट, लेवल के बारे में बता रहा है। 7 कैटेगरी होती हैं वर्ग की संवर्ग की। अगर आप बात करें तो ऑब्लिगेट कैटेगरी होती हैं 7। आप कहोगे सर चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सर ये तो 8 हो गए। अरे नहीं रे पगलू, मैंने क्या बताया, डिवीजन जो है वो केवल और केवल प्लांट के लिए यूज होता है। तो अगर आप प्लांट के लिए देखेंगे तो भाई जी ये 7 कैटेगरी हैं। कौन कौन सी, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, वंश, जाति। और अगर आप एनिमल के लिए देखेंगे, एनिमल के लिए,
तो भाई उसमें क्या हो जाएगा, फिर ये 7 कैटेगरी हैं, कौन कौन सी बताइए? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, वंश, जाति। फाइलम और डिवीजन दोनों नहीं इस्तेमाल करते हैं, या तो फाइलम यूज किया जाएगा या डिवीजन यूज किया जाएगा। एनिमल है तो फाइलम यूज कर लेंगे, प्लांट है तो डिवीजन यूज कर लेंगे। तो एनिमल के लिए क्या क्या हो जाएगा? किंगडम 1, फाइलम 2, वर्ग 3, गण 4, कुल 5, 1 2 3 4 5, हाँ, वंश 6, जाति 7। ऐसे ही अगर आप प्लांट के लिए बात करें तो किंगडम 1, डिवीजन 2, क्लास 3, ऑर्डर 4, फैमिली 5, वंश 6, जाति 7। साथ ही तो है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सब कैटेगरी भी यूज कर ली जाती हैं, जैसे सब फाइलम, सब किंगडम, सब फैमिली, इस तरीके से। वो हमेशा यूज नहीं करते हैं। वर्ग की विधि को अगर जरूरत होती है, जो टेक्सोनॉमिस्ट अगर उनको जरूरत होती है, तो वो आवश्यकता पड़ने पर ही जो है उसको उसका इस्तेमाल करते हैं। आइए सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं। और सबसे छोटी इकाई की बात करने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, कि जो जाति है, जाति के स्तर पर जो आपके स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं, विशेष लक्षण, वो ज्यादा मैच करते हैं। लेकिन किंगडम के स्तर पर आपके जो सामान्य लक्षण है वो ज्यादा मैच करते हैं। सामान्य लक्षण का मतलब क्या है? जनरल कैरेक्टर। जनरल कैरेक्टर जैसे आप भी एनिमल हैं, जो स्पंज है वो भी एनिमल है ना, केंचुआ वो भी एनिमल है। तो आप में बहुत बहुत कम कैरेक्टर जो एनिमल के सामान्य कैरेक्टर है, कि सेल वॉल नहीं पाया जा रहा है, प्लास्टिड नहीं पाए जा रहे हैं, हेटेरोट्रॉफ होते, यही सब मैच करेगा। सही बात है कि नहीं? लेकिन अब अगर आप क्या करें, किंगडम हटाएं, जो सिर्फ कॉर्डेट्स है उनके बारे में बात करें, तो फिर आप में नोटोकॉर्ड पाया जाएगा, और बाकी के कैरेक्टर तो मैच कर ही रहे हैं अभी भी। उसमें भी अगर आप मैमल्स की बात करें, मैमल्स की, तो और स्पेसिफिक कैरेक्टर बढ़ते जाएंगे, जनरल कैरेक्टर कम होते जाएंगे। स्पेसिफिक कैरेक्टर बढ़ते जाएंगे, जनरल कैरेक्टर कम होते जाएंगे। अब अगर आप खाली और खाली प्राइमेट की बात करें, तो क्लास मैमल्स में और जो ऑर्डर है वो भी आपने अलग कर दिए, और ज्यादा मामला स्पेसिफिक कर दिया, और ज्यादा आपने क्या किया? मामला स्पेसिफिक कर दिया। ठीक है। अब ये जो आपका ऑर्डर है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे प्राइमेट है या कोई ऑर्डर है कार्निवोरा जैसे, अब कार्निवोरा में अलग अलग फैमिली आती हैं, जैसे फेलिडी आती है, कैनिडी आती है। तो अब आप क्या कर रहे हैं? किसी एक फैमिली की बात कर रहे हैं, लाइक आप फेलिडी की बात कर रहे हैं, तो मामला और स्पेसिफिक हो गया, और विशेष लक्षण बढ़ गए। फैमिली में भी अब आप एक वंश की बात कर रहे हैं, जैसे फेलिडी जो फैमिली है उसमें पैंथरा वंश भी आएगा और उसमें फेलिस वंश भी आएगा। पैंथरा में आ जाएंगे ये अपना बाघ, शेर, चीता, तेंदुआ, बिग कैट्स कहते हैं इनको, बिल्ली के रिश्तेदार हैं ये। बिल्ली इतने टसन में क्यों घूमती है? बिल्ली से आई कांटेक्ट करना, वो डरती नहीं कभी भी, और बिल्ली कभी भी ऐसे पूंछ घुमा के नहीं जाती। बिल्ली बैक स्टेप, ऐसे जैसे वो बिल्ली ऐसे जा रही हो, कभी भी ऐसे नहीं भागेगी। कभी देखिएगा आप, गौर करिएगा, बिल्ली ऐसे बैक स्टेप होती है और फिर घूम के जाती है। समझ रहे हो आप? क्योंकि बिल्ली सिस्टम जो है ना वो बहुत तगड़ा है। बिल्ली के रिश्तेदार कौन है? शेर, चीता। कहते हैं बिल्ली मौसी, तुम्हारी मौसी नहीं है, वो उनकी मौसी है। ये सब एक ही फैमिली के लोग हैं। ये जो शेर, चीता, तेंदुआ, इनको कहा जाता है बिग कैट्स। और नॉर्मली जो आप देखते हैं ये सब क्या है? घरेलू बिल्लियां, है ना, जैसे फेलिस डोमेस्टिका जो आप अपने घरों में देखते हैं। और अगर आपने कभी लाइव शेर या चीता देखा हो, है ना, तो उसके चलने का स्टाइल देखना और बिल्ली के चलने का स्टाइल देखना सेम है। उनकी आंखों की चमक देखना, पता चलेगा आपको। ठीक है। जिस तरीके से धारियों का एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। चीता देखिए आप या बिल्ली देखिए, बिल्ली थोड़ा छोटा लेकिन धारियां उसके शरीर में वैसे ही पाई जाती हैं जैसे वहां पाई जाती हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि जो फैमिली फेलिडी है उसमें पैंथरा वंश भी आएगा, जिसमें क्या आ जाएगा? शेर, चीता, तेंदुआ, और फेलिस वंश भी आएगा जिसमें बिल्लियां आ जाएंगी। ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करिए, अब फैमिली हटाइए, सिर्फ और सिर्फ पैंथरा वंश की बात करिए। तो जो पैंथरा वंश है उसमें क्या होगा? बिल्लियां भी हट गई, सिर्फ बिल्ले बचे, है ना, शेर, चीता, तेंदुआ, इस तरीके से। तो जितना छोटा यूनिट होगा उतने ज्यादा स्पेसिफिक कैरेक्टर होंगे, स्पेसिफिक कैरेक्टर। और जितना बड़ा यूनिट होगा स्पेसिफिक कैरेक्टर कम होंगे, जनरल कैरेक्टर ज्यादा होंगे। आप खुद देखो, आप भी जानवर हो, गधा भी जानवर है, मछली भी जानवर है, ठीक है, चिड़िया भी जानवर है, और स्पंज भी जानवर है, हाइड्रा भी जानवर है, और मैं भी जानवर हूं। तो आपकी जो सिमिलरिटी है सबसे ज्यादा किसके साथ है? मेरे साथ हैं, या बिल्ली के साथ हैं, या गधे के साथ हैं, या मछली के साथ हैं, या चिड़िया के साथ हैं, या किसी इंसेक्ट के साथ हैं, या ऑक्टोपस के साथ हैं, या केचुए के साथ हैं, या हाइड्रा के साथ हैं, या स्पंज के साथ।
सिंपल सी बात है, समझ में आ गई होगी आपको। अच्छा, जब आप जाति से किंगडम की तरफ जाते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, समानता घटती जाती है। यानी दो जीव अगर आप उनकी जाति सेम है तो मैक्सिमम समानता देखने को मिलेगी। दो जीव जिनकी जातियां अलग अलग है लेकिन वंश समान है, बहुत सारी वंश एक है, जातियां अलग अलग है, अभी भी बहुत ज्यादा समानता रहेगी लेकिन जाति से कम। दो जीव जिनकी फैमिली समान है, वंश अलग अलग है, समानता और कम। दो जीव जिनका ऑर्डर सेम है, फैमिली अलग है, फैमिली अलग है तो ऑब्वियसली वंश अलग हो जाएगा। ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाते हैं, यानी कि जाति से किंगडम की ओर जाते हैं, समानता कम होती जाती है, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है, जीवों की जो संख्या है वो बढ़ती जाती है भाई। क्योंकि जब आप जात की बात करते हैं तो केवल एक स्पीसीज की बात करते हैं, वंश में बहुत सारी जातियां, फैमिली में बहुत सारे वंश। तो जब आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, जीवों की संख्या बढ़ती जाती है। आइए सबसे छोटी जो इकाई है उसकी बात कर लेते हैं, स्पीसीज। मौलिक समानता वाले जीव एक साथ रखे जाते हैं, ठीक है। जैसे मेंजिफेरा इंडिका जो है वो आम है, सोलेनम ट्यूबरोसम जो आलू है, पैंथरा लियो जो है वो शेर है। और ये सब के सब क्या है बताइएगा जरा, ये सब हैं वंश नाम, वंश नाम। और ये सब क्या है, जाति संकेत पद, जाति संकेत पद, जाति संकेत पद। आगे जो संबंधित जातियों का समूह है, संबंधित स्पीसीज का जो समूह है, उसे हम क्या कह देंगे बेटा, वंश कह देंगे। ऑलराइट, उसे हम क्या कह देंगे, वंश कह देंगे। जैसे सोलेनम वंश में आलू, टमाटर, बैगन, मकोई ये सारी स्पीसीज आ जाती हैं। या जो पैंथरा वंश है इसमें शेर, चीता, तेंदुआ यानी पैंथरा लियो, पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा पैराडस आ जाता है। फेलिस वंश में बिल्लियां आ जाती हैं। ऐसी जो संबंधित वंशों का समूह है, संबंधित वंशों के समूह को कह दिया जाएगा कुल यानी कि फैमिली। और इनके वर्गीकरण का जो आधार है, यहाँ पर कायिक गुण भी लिए जाते हैं और जनन गुण भी लिए जाते हैं। कायिक गुण का क्या मतलब हो जाएगा बताइए मुझे फटाफट से। कायिक गुण का मतलब हो जाएगा कि रूट, स्टेम, लीफ, बार्क, इनके कैरेक्टर, ठीक है। और जनन गुण का मतलब एंड्रोसिम, गानुसिम या आप कह सकते हैं फ्लावर के कैरेक्टर। अच्छा, जैसे अगर आप सोलेनेसी फैमिली की बात करें तो उसमें बहुत सारे वंश आ जाएंगे, जैसे कि धतूरा, सोलेनम, पिटूनिया। या अगर आप फेलिडी फैमिली की बात करें तो पैंथरा वंश आ जाएगा, फेलिस वंश आ जाएगा, कैनेडी कुल में कुत्तों के वंश आ जाएंगे, ठीक है। कुल के बाद अपन बात कर रहे हैं गण अर्थात ऑर्डर की। संबंधित कुलों का समूह गण कहा जाएगा। जैसे जो ऑर्डर पॉलीमोनियल्स है, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में पुष्पी लक्षणों के आधार पर, फ्लोरल कैरेक्टर के आधार पर फैमिली सोलेनेसी और कॉन्वोल्वलेसी को एक साथ रखा गया है। सोलेनेसी और कॉन्वोल्वलेसी को किसमें रखा गया है, पॉलीमोनियल्स में। जो चीजों को चीर फाड़ करके खाते हैं, कैनाइन जिनमें बहुत स्ट्रांग होता है, कार्निवोरा, ठीक है, तो उसमें फेलिडी और कैनेडी आ जाएगा। फिर जो संबंधित गणों का समूह है उसे वर्ग कहते हैं। जैसे जो वर्ग आपका क्या है, मैमेलिया है, उसमें प्राइमेटा जिसमें बंदर, गुरिल्ला, गिब्बॉन आते हैं, और कार्निवोरा वो भी आ जाएगा। ऐसे जो संबंधित वर्गों का समूह है जंतुओं में, उसे फाइलम कहा जाएगा। और जो संबंधित वर्गों का समूह है पादप में, उसे डिवीजन कहा जाएगा, ठीक है ना। और जैसे ये क्या है, संबंधित वर्ग बहुत सारे, ये किसी ना किसी बेसिस पर एक साथ रखे गए हैं। जैसे अगर आप फाइलम कॉर्डेटा की बात करें, किसकी बात करें, फाइलम कॉर्डेटा। तो दोस्तों ये जो फाइलम कॉर्डेटा होता है, इसमें एक तो नोटोकॉर्ड यानी पृष्ठरज्जु प्रेजेंट है, और साथ ही साथ इसमें प्रेजेंट होता है पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र, डोर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम। इस बेसिस पर क्या किया जाता है, मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, इन सबको एक साथ रख दिया जाता है। और फिर जो संबंधित फाइलम या डिवीजन है उन्हें क्या कहते हैं, जगत कहते हैं, जो कि सबसे बड़ी यूनिट बनाता है। क्या कहते हैं, जगत कहते हैं, जो कि सबसे बड़ी यूनिट बनाता है। तो आपने देखा एक एक करके आपने क्या किया, जो भी वर्ग की संवर्ग की चीजें थी उन सबको जो है यहां पर पढ़ लिया। नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करेंगे कुछ जीवों के बारे में, यहां पर बताया गया है, जैसे ह्यूमन, ठीक है ना, घरेलू मक्खी, आम और गेहूं। मानव का जो जैविक नाम है, वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस कहेंगे। इसका वंश होता है होमो, कुल होता है फैमिली होता है होमिनिडी, ऑर्डर है प्राइमेट, वर्ग है मैमेलिया। घरेलू मक्खी मस्का डोमेस्टिका कहेंगे, मस्का इसका क्या है, वंश है। कुल जो है म्यूसेडी या मस्केडी कहा जाएगा, गण डिप्टेरा हो जाएगा, वर्ग इंसेक्टा हो जाएगा। आम फलों का राजा मैंजीफेरा इंडिका, तो ये जो मैंजीफेरा इंडिका है वंश इसका मैंजीफेरा हो जाएगा, कुल फैमिली एनाकार्डियेसी हो जाएगी, ऑर्डर जो है वो सेपनिडेल्स हो जाएगा, और ये डाइकॉट है। गेहूं ट्रिटिका मेस्टिवम, वंश जो है ट्रिटिकम हो जाएगा, कुल जो है एसी हो जाएगा, ऑर्डर जो है पोएल्स हो जाएगा, पोएसी फैमिली, ऑर्डर पोएल्स,
और क्लास क्या है इसका, मोनोकॉट। इसमें एक चीज मैं आपको यहां पर और बता दूं, जब आप इसको देखेंगे तो क्या होगा मित्रों, फैमिली, प्लांट फैमिली में जब आप देखते हैं तो बाद में एसी लगा होगा, बाद में क्या लगा होगा, एसी। और प्लांट में जब आप ऑर्डर्स देखते हैं तो एल्स लगा होता है, सैपनी डेल्स, पोएल्स। तो आखिरी में क्या आ जाता है, एल्स आ जाता है। आखिरी में क्या आ जाता है भाई, एल्स आ जाता है। प्लांट ऑर्डर में क्या आ जाता है, एल्स। और प्लांट फैमिली में क्या आ जाता है, एसी। अच्छा, अगर इडेई शब्द जोड़ दें, जैसे ये वंश है, इसमें आप जोड़ दें इडी, या मस्का में जोड़ दें इडी, तो होमेनिडी या मस्केडी, ये क्या होता है, एनिमल की फैमिली बन जाती है। होमोसेपियंस, होमेनिडी इनकी फैमिली, मस्का डोमेस्टिका, मस्केडी इनकी फैमिली। तो ऐसे इडी जोड़ देंगे तो इनकी फैमिली बन जाएगी। दोस्तों आप देखेंगे कि लगभग 35 मिनट में आपका जो चैप्टर है हमने कंप्लीट कर लिया है। फटाफट से इस माइंड मैप में आपका जो आज का होमवर्क है, एनसीईआरटी तो आपने मेरे साथ पढ़ ही लिया है, पीवाईक्यू कहीं से लगा लीजिएगा और आपका जो चैप्टर है एकदम वो आपकी टिप पर आ जाएगा। और आने वाले नीट की परीक्षा में आप सारे सवाल बहुत इत्मीनान के साथ बहुत कम समय में सही कर पाएंगे। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, लेक्चर रिवाइज करते रहिए, डीपीपी सॉल्व करते रहिए, एनसीईआरटी रीडिंग करते रहिए। आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए और हमेशा ध्यान रखिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे आई विल टेक इट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।